जब रक्षा की अभियोजक बन जाए तो नागरिकों को डरना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रणवीर अल्लाबादिया का मामला लोगों की नजर में छाया हुआ है। यूट्यूब शो में बियर बाइसेप्स वाले ने जो कहा उस पर कई लेख लिखे जा चुके हैं। इस बात पर राय बटी हुई है कि राज्य को ऐसी टिप्पणियों से कैसे निपटना चाहिए। फिर भी उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव करने वाले लेखों में भी अक्सर यह चेतावनी दी जाती है कि लेखक को व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां आपत्तिजनक लगी। ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए पहले माफी मांगनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सोचा कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। जब अल्लाबादिया ने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई कई FIR से सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा तो दी, लेकिन शर्तों के साथ। जैसा कि अखबारों में बताया गया है, कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणियों के बारे में अपनी नैतिक अस्वीकृति व्यक्त की। बेशक कोर्ट में जजों द्वारा दिए गए बयान बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन आज के दौर में निश्चित रूप से जजों को पता है कि वे जो कहते हैं उसकी व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की जाएगी। इसके लिए कुछ हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन यह किसी और दिन के लिए एक और लेख है। यह विचार व्यक्त करते हुए कि ये टिप्पणियां समाज के लिए शर्म की बात है, न्यायालय ने एक अत्यंत असामान्य शर्त भी लगाई। इसने सुनवाई की अगली तारीख तक अल्लाबादिया को कोई भी प्रसारित करने से रोक दिया। यह केवल आश्चर्य की बात हो सकती है कि क्या न्यायालय को पता था कि इससे यूट्यूबर प्रभावी रूप से बेरोजगार हो जाएगा और इसलिए संभवतः खुद का बचाव करने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि कानूनी व्यवस्था से जुड़ने में पैसे खर्च होते हैं। लेकिन यह भी आदेश के साथ कम से कम मुद्दा नहीं है, जो कम से कम दो अन्य कारणों से समस्याग्रस्त है। पहला यह है कि इसका सभी नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और दूसरा यह है कि इसका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। परंपरागत रूप से समझा जाता है कि संविधान में यह मान्यता है कि एक नागरिक को विभिन्न स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। जब भी विधायिका या कार्यपालिका उस अधिकार का उल्लंघन करने की धमकी देते हैं तो न्यायालय उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी कि एक दबंग राज्य की ताकत का विरोध केवल एक शक्तिशाली न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, जो शक्तिहीन नागरिक की सहायता के लिए आगे आए। इसलिए एक ऐसा आदेश जिसमें न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, संवैधानिक व्यवस्था को उलट देता है। एक नागरिक कहां जाए जब उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया जाए, जिसका उद्देश्य उसकी रक्षा करना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित प्रश्नों में एक तटस्थ निर्णायक होने के बजाय न्यायालय एक भागीदार बन गया है। जब रक्षक अभियोक्ता बन जाता है तो राज्य के विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का नाजुक संतुलन बिखर जाता है। इस टूटने की अंतिम कीमत नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता के नुकसान के माध्यम से चुकानी पड़ती है। एक दबंग कार्यकारी के खिलाफ निवारण के लिए न्यायालय की ओर रुख करने के बजाय उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। अधिकार निश्चित रूप से लेन देन नहीं है। स्वतंत्रता का नुकसान स्वतंत्रता की खोज की कीमत नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इस आदेश की प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यूट्यूबर्स को कंटेंट क्रिएटर कहना फैशन बन गया है, लेकिन सोशल मीडिया के शोरगुल में यह भूलना आसान है कि वैकल्पिक पत्रकारिता की पेशकश करने वाले कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। ये साइटें ही मुख्य धारा की रिपोर्टिंग के लिए एक काउंटर नैरेटिव पेश करती है। यह कुछ ऐसा है जो सरकार को परेशान करता है, जो इन स्वतंत्र आवाजों को नियंत्रित करने के लिए उत्सुक है। न्यायालय ने एक व्यक्तिगत शो के आधार पर भविष्य की सभी सामग्री पर रोक लगाने का आदेश पारित करके एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जिसने कुछ लोगों को नाराज किया है। लोग जल्दी ही नाराज हो जाते हैं। यह संभव है कि अब पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाए। वे न केवल आपत्तिजनक लेखों को हटाने की मांग करेंगे, बल्कि भविष्य में सभी रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की भी मांग करेंगे। न्यायालय का न्याय शास्त्र हमेशा किसी भी पूर्व सेंसरशिप के खिलाफ रहा है। इस आदेश ने उस सिद्धांत के माध्यम से एक गाड़ी और घोड़ों को चलाया है। यह परिणाम कार्यपालिका को खुश कर सकता है। न्यायालय की टिप्पणियों के तहत मंजूरी लेने से नागरिकों के अधिकारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की संभावना है। इस बार नागरिकों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि न्यायालय ने ही
सबसे मौलिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का काम शुरू किया है। यह देखते हुए कि लोगों की याददाश्त कितनी कम समय तक चलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले हफ्तों में कोई और घटना इस खबर को पीछे छोड़ देगी। दुख की बात है कि इस भूलने की बीमारी की कीमत बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध को लेकर यह अस्थायी आक्रोश सेंसरशिप को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम है। एक राष्ट्र जो मुनव्वर फारूकी के साथ किए गए व्यवहार या पत्रकारों के खिलाफ कई एफआईआर या नैतिकता के खिलाफ कुछ भी कहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बार बार सोशल मीडिया पर किए जाने वाले उत्पीड़न को भूल सकता है। उसकी किस्मत में अपनी आज़ादी को खत्म होते देखना है। जब न्यायालय बोलने की आज़ादी की रक्षा करने के बजाय उसे प्रतिबंधित करने में पक्ष बन जाता है तो देश के नागरिकों को वास्तव में डरना चाहिए। इस स्क्रिप्ट के लेखक दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता है और हाल ही में उन्होंने हु इज इक्वल द इक्वालिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है।